Welcome back students to my channel Juicy Brains and in today's lecture हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को कंटिन्यू करेंगे। तो प्रीवियस टॉपिक्स हमने जो कवर किए थे वो था व्हाट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, व्हाट आर द पार्टीज इन्वॉल्व और डेट ऑफ मैच्योरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर डेज ऑफ ग्रेस और उसके 3 टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कैसे होता है, क्लियर, एंड व्हाट आर द 4 कंडीशंस और 4 डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अब अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, सपोज 2 पार्टीज हैं ए एंड बी, क्लियर। ए सेलर है, इसने इसको सेल किए 50,000 के गुड्स और बी परचेजर है, क्लियर। 50,000 के गुड्स ए ने बी को सेल करे एक्सक्यूज मी। तो ए ने इस 50,000 के लिए बिल ड्रॉ किया, सपोज 2 मंथ्स के लिए या 1 मंथ के लिए, क्लियर। तो ए ने अगर बिल ड्रॉ करा तो ए ने बिल लिखा, ड्रॉ करा, इस बी ने एक्सेप्ट करा और इसको वापस रिटर्न कर दिया। सो अब इस प्रोसेस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, तो इस प्रोसेस में 2 थिंग्स कम इनटू पिक्चर। एक तो है बिल्स रिसीवेबल, जिसको हम BRB बोलते हैं, और सेकंड इज बिल्स पेबल, जिसे हम BP भी बोलते हैं, क्लियर। तो अब ये बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल क्या चीज होती है? तो जब ए ने ये बिल ड्रॉ करा, क्लियर, तो अब ए ने जो बिल ड्रॉ करा उसको हम बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल। तो ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, तो ए के लिए ये बिल हो गया बिल रिसीवेबल। क्यों? क्योंकि अब इस बिल पे ए को 50,000 रुपीज मिलने हैं, क्लियर। अब क्योंकि ए को 50,000 रुपीज इस बिल पे मिलने हैं, एंड यू ऑल नो कि बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। बिल्स रिसीवेबल एक एसेट होता है, क्लियर। एसेट क्यों हो रहा है? क्योंकि इस बिल पे ए को 50,000 रुपीज मिलने हैं। अब जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट हो जाता है, ये भी आपको पता होगा। यू मस्ट बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट कि व्हेन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस इंक्रीज, उनको हम जर्नल एंट्रीज में डेबिट कर देते हैं, क्लियर। तो इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल एंट्री कौन सी कैसे बनेगी? पहली वाली जो बिल रिसीवेबल से रिलेटेड जर्नल एंट्री होगी, तो इन दी बुक्स ऑफ ए हम बिल रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, ठीक है। और ए ने बिल ड्रॉ करा बी पे, बी ने उसको साइन करा, एक्सेप्ट करा, एंड बी हैज रिटर्न द बिल, सेम बिल टू ए। अब बी से एक्सेप्टेंस मिल गई उस बिल पर, तो अब बी क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला इसमें फॉर्मूला लगेगा, क्लियर, रूल लगेगा। तो इस केस में अगर ए की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल एसेट है, वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर दिया, तो ऑब्वियसली बी ने उस बिल्स रिसीवेबल को वापसी भेजा ए को, तो द एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट बाय डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें क्रेडिट द गिवर वाला आपको रूल लगेगा, क्लियर। ये बात क्लियर हो गई आपको। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम अभी ए की बात कर रहे हैं कि ए अपनी बुक्स में जब बिल ड्रॉ करेगा और बी से जब उसे एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, वापस बिल ए उसके पास आएगा, एंड इफ ही इज रिटेनिंग द बिल टिल मेच्योरिटी, मेच्योरिटी डेट तक बिल ए के पास ही है, तो उस केस में ए जो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा वो करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट, क्लियर। अब बी क्या करेगा? ठीक है, अब बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? बिल्स रिसीवेबल अगर ए के लिए ए के लिए अगर वो बिल्स रिसीवेबल है, तो वही सेम बिल बी के लिए बिल्स पेबल हो गया। इसी बिल पे ए को 50,000 रुपीज मिलने हैं और इसी बिल को बी पर 50,000 रुपीज देने हैं फॉर बी। अब ये हो गया बिल्स पेबल। तो जब भी बिल्स पेबल की बात आती है तो हमें पता है बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है,
इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। तो बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट हो जाती है। क्लियर। तो जब हम जर्नल एंट्रीज की बात करेंगे, आगे और डिस्कशन करेंगे, तो बी जब अपनी बुक्स में एंट्रीज करेगा तो वो बिल्स पेबल से रिलेटेड एंट्री करेगा। क्लियर। अब बी ने बिल एक्सेप्ट किया और वापस ए को रिटर्न कर दिया, सो ए अगेन इज अ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। तो बी अपनी बुक में ए के अकाउंट को डेबिट करेगा, ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि बिल्स पेबल अब यहाँ इंक्रीज हो गया। क्लियर। सो एक ही बिल दो पार्टीज के लिए बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है, बिल्स पेबल भी हो सकता है। सो आई होप सो कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। दो चीजों को ध्यान में रखना है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है। एक पार्टी जो बिल ड्रॉ करती है उसके लिए वो बीआर हो जाता है, जिस पार्टी को पेमेंट देना होता है उस बिल पे उसके लिए वो बिल्स पेबल हो जाता है। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होता है। तो ड्रॉयर अपनी बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देगा, और क्योंकि वही बिल बिल पेबल हो गया बी के लिए, दैट मीन्स उसकी लायबिलिटी 50,000 से इंक्रीज हो गई, तो बी अपनी बुक में बिल्स पेबल को क्रेडिट करेगा। वाई? क्योंकि उसकी लायबिलिटी 50,000 से इंक्रीज हुई है, सो व्हेन लायबिलिटीज आर इंक्रीज इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्लियर। तो ये ऐसी कुछ जर्नल एंट्रीज आपको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आपको किस तरीके का सिचुएशन पूछा है, केस पूछा है, उस तरीके से हमें आगे जर्नल एंट्रीज को करना है। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल एंड व्हाट इज बिल्स पेबल, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम आगे फर्दर कैसे करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंट यूजेस क्या होते हैं। अब जब हम डिफरेंट यूजेस की बात कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो चार केसेस होते हैं या चार तरीके से हम इन्हें यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। अब वो सिचुएशंस कौन सी हैं वो हमें डिस्कस करना है, और इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही आपकी सारी जर्नल एंट्रीज हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो पहली सिचुएशन जो हमारी है वो होती है, इफ drawer retains the bill till maturity। क्लियर। सपोज ए एंड बी दो पार्टीज हैं, ए ने बिल ड्रॉ करा बी पर और मेच्योरिटी डेट तक बिल ए के पास ही है। अब मेच्योरिटी डेट पे जब बी को पेमेंट करनी है तो सबसे पहले वो ये चेक करेगा कि बिल किसके पास है। अगर बिल ए के पास है तो वो हमारा पहला कंडीशन में फॉल होगा, दैट मीन्स व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। क्लियर। ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, सेकंड देख लेते हैं। If the bill is discounted with the bank, if bill is discounted with the bank, सेकेंड कंडीशन हो गई कि अगर बिल्स रिसीवेबल बैंक के पास चला जाता है तो मैच्योरिटी डेट पे अब बैंक के पास जब ये बिल ट्रांसफर हो गया, दैट मीन्स अब भी मैच्योरिटी डेट पे ये देखेगा कि बिल ए के पास है या नहीं है। इस केस में ए के पास नहीं है, इस केस में बैंक के पास है। क्लियर। तो अब वो जो पेमेंट होगा वो बैंक में डिपॉजिट कर देगा या बैंक को पे करेगा, ए से उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्लियर। तो हमें ये देखना है कि मेच्योरिटी डेट पे बिल किस पार्टी के पास है। पहले केस में तो हो गया इफ द बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी, अगर इस बीच मेच्योरिटी के डेट के बीच या ड्यू डेट के पहले ड्रॉयर ने बैंक के पास जाके उस बिल ऑफ एक्सचेंज को या बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कर दिया, दैट मीन्स अब वो बिल रिसीवेबल बैंक के पास चला गया, और फाइनली मेच्योरिटी डेट पे अब जो बी होगा वो ए को ना पेमेंट करके बैंक को पे करेगा। क्लियर। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। इफ
the bill is endorsed to a third party. क्लियर? अब मैच्योरिटी के पहले जो ए ड्रॉयर था उसने अपना बिल फर्दर किसी और पार्टी को एंडोर्स कर दिया. एंडोर्स मीन्स ट्रांसफर कर दिया. इसको हम नेगोशिएशन ऑफ द बिल भी बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल भी बोलते हैं. तो सिंपल मीनिंग नेगोशिएशन का या एंडोर्समेंट का होता है ट्रांसफर ऑफ द बिल फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर. क्लियर? फिलहाल के लिए इतना आप समझ लो, क्योंकि हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं 4 कंडीशंस. तो मैच्योरिटी डेट के पहले पहले बिल अब ए के पास नहीं है, उसने थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया या थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया. क्लियर? एंड द लास्ट कंडीशन विल बी if bill is sent to bank for कलेक्शन. अब ए ने क्या किया, जब ए ने बिल ड्रॉ करा तो मैच्योरिटी डेट के पहले उसने बैंक के पास ये बिल को डिपॉजिट कर दिया और एक नया अकाउंट खोला, जिस अकाउंट को उसने बोला बैंक बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. एक नया अकाउंट इस कंडीशन में खोलेगा, बिल्स सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. क्लियर? तो इस केस में तो बिल ट्रांसफर हो गया बैंक के पास, यानी कि अब जो बी होगा, ड्रॉई होगा, वो पेमेंट बैंक को करेगा, ना कि ए को. बट इस केस में जो ड्रॉयर होता है वो सिंपली बैंक को एक इंस्ट्रक्शन देता है या ऑर्डर देता है कि आप मेरे बिल को अपने पास रख लो और मैच्योरिटी डेट पे जब ड्रॉई पेमेंट करे तो यू कैन कलेक्ट द पेमेंट ऑन माई बिहाफ. आप जब पेमेंट रिसीव कर लो तो मेरे अकाउंट में से क्रेडिट कर लेना. क्लियर? इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया. सो बेसिकली दीज आर 4 डिफरेंट यूजेस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज या 4 कंडीशंस based on which the entire bills of exchange chapter is based. बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से अगर कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो इन्हीं 4 कंडीशंस पे आ सकते हैं. फिर फर्दर और कुछ थोड़ी बहुत कंडीशंस हैं जो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली ये 4 कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि मैच्योरिटी डेट के पहले इन चारों में से कौन सा सिचुएशन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है, एंड मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई को किसको फाइनली पेमेंट करना है. बिकॉज जैसे ही केसेस डिफर होंगे, जैसे ही कंडीशंस अलग होंगी, जर्नल एंट्रीज भी उसके अकॉर्डिंग हमें उनकी बुक्स में करनी पड़ेगी. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस द कंडीशंस वन बाय वन और हम डिस्कस कर लेंगे कि 2 पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं उन दोनों पार्टीज की बुक्स में हम क्या क्या जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंगली करेंगे. क्लियर? तो सपोज देयर आर 2 पार्टीज, मान के चलो ए एंड बी. क्लियर? तो पहले हम ए की बुक्स में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम बी की बुक्स में डिस्कस कर लेंगे. ओके? तो पहली कंडीशन में बोल रहे हैं कि अगर मैच्योरिटी डेट तक बिल ड्रॉयर के पास ही है, तो इस प्रोसेस को समझो क्या हुआ है. यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन हुआ है, ए ने गुड्स सेल करे बी को, तो ए सेलर हो गया, बी परचेजर हो गया, या ए क्रेडिटर हो गया, बी डेटर हो गया, कुछ 10,000 के गुड्स सेल करे. क्लियर? अब बी ने कहा मैं तुम्हें 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, तो ए ने क्या किया, उसके लिए एक बिल लिख दिया. तो ए के लिए बिल्स रिसीवेबल हो गया, बी के लिए बिल्स पेबल हो गया. क्लियर? ये बात यहाँ तक क्लियर हुई. अब क्या हुआ, बी ने उस बिल को पढ़ा एंड ही वाज ओके विद द टर्म्स एंड कंडीशन. उसने वो बिल साइन कर लिया और ए को वापस रिटर्न कर दिया. तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज मैच्योरिटी डेट तक ए के पास ही है, मीन्स द ड्रॉयर इज रिटेनिंग द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी. तो ये पहली कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं. अब क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि ड्रॉ जर्नल या राइट जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ ए एंड बी. कभी कभी दिया होता है सिर्फ इन दी बुक्स ऑफ ए. क्लियर? तो पहली एंट्री होगी जब ए ने गुड सेल करे बी को, ये अभी हमने अभी डिस्कस किया इसके पहले. तो जब ए ने गुड सेल करे बी को, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ऑब्वियसली सेल्स की एंट्री करेगा. तो बी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. क्लियर? और साइमल्टेनियसली अब बी क्या करेगा,
बी ने परचेज करे वो गुड्स, तो ये परचेजेस की एंट्री करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। क्लियर? ये तो क्लियर हो गई, ये इजी थी। अच्छा, सेकंड में क्या हो रहा है? अब सेकंड में वो ये कहते हैं कि ए ने बिल ड्रॉ करा और बी ने उसको रिटर्न कर दिया, साइन करके एक्सेप्ट लिख के बी ने ए को वो बिल रिटर्न कर दिया। तो अब ए के लिए ये बिल्स रिसीवेबल का क्रिएशन हो गया। यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल इन द बुक्स ऑफ ए विल बी क्रिएटेड बाय, बिकॉज इट इज एन एसेट। ये फर्दर आगे ए को इसका पेमेंट, इस बिल पे जो पेमेंट है कैश है वो मिलना है। क्लियर? तो मैंने बताया जब बिल्स रिसीवेबल का क्रिएशन होता है तो एसेट होता है, एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू, अब किस एक्सेप्टेंस किसका मिल रहा है? बी का। बी ने बिल एक्सेप्ट किया और ए को रिटर्न कर दिया। सो आई टोल्ड यू बी पर्सनल अकाउंट होता है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इस केस में क्रेडिट गिवर कौन है? बी है, तो टू बी अकाउंट। तो सेकेंड एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बी अकाउंट। सपोज 10,000 के गुड्स है तो 10,000 से हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। क्लियर? साइमल्टेनियसली बी अपनी बुक्स में क्या करेगा? अब ए के लिए अगर बिल्स रिसीवेबल क्रिएट हुए हैं तो बी के लिए भी तो बिल्स पेएबल का क्रिएशन हो गया। बिल्स पेएबल लायबिलिटी होती है क्योंकि फ्यूचर में ये अब इस बिल पे उसको 10,000 पे करने हैं, तो ये लायबिलिटी अगर बी की लायबिलिटी हो गई बिल्स पेएबल, तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। क्लियर? तो ये तो हो गया क्रेडिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। डेबिट क्या होगा? अब वापस ये साइन करके और एक्सेप्ट लिख के अपनी एक्सेप्टेंस दे रहा है किसको? ए को। तो डेबिट द रिसीवर, तो ए अकाउंट डेबिटेड विथ 10,000 टू बिल्स पेएबल। क्लियर? तो सेकेंड एंट्री जब आप ए की बुक्स में बिल्स रिसीवेबल की करोगे तो बी की बुक्स में साइमल्टेनियसली आपको बिल्स पेएबल की एंट्री भी दिखानी है। ठीक है ना? और थर्ड एंट्री क्या होगी? अब फाइनली मैच्योरिटी डेट पे बी ने देखा कि बिल ए के पास ही है, तो ऑब्वियसली इस केस में ए ड्रॉयर भी है और पेई भी है क्योंकि ही इज द पर्सन हु इज एक्चुअली रिसीविंग द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्लियर? तो अब जब फाइनल पेमेंट की बात आती है तो ये बैंक के थ्रू हम सारी पेमेंट्स करते हैं, कैश यहाँ पे हम शो नहीं करते। क्लियर? तो कैश की एंट्रीज ना होके यहाँ पे सारी बैंक से रिलेटेड एंट्रीज होंगी। सो फाइनली जब बी ने ए को पे करा तो ऑब्वियसली कैश इज कमिंग इनसाइड, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब ये सारी ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू हो रही हैं, डायरेक्टली वो अपने बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट कर देगा। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब किसके अगेंस्ट आ रही है? बिल रिसीवेबल यहाँ क्रिएट हुआ था, अब यहाँ पे इसके अगेंस्ट अब पेमेंट मिल गया 10,000 का, तो ऑब्वियसली हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गई। अब 10,000 से मींस नलिफाई हो गया। अब पहले 10,000 का एसेट क्रिएट हुआ था बीआर के फॉर्म में, अब उस पर हमें कैश मिल गया तो वो ऑब्वियसली नलिफाई हो गया, कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे अगर ये डेबिट हो रहा है इंक्रीज के लिए तो फाइनली जब पेमेंट होती है तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। अंडरस्टूड? और बी अपनी बुक्स में थर्ड एंट्री क्या करेगा? ऑब्वियसली बी पेमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे अगर इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया था। ओके, अब फाइनली ये उस बिल पेबल पे 10,000 पे कर रहा है, यानी लायबिलिटी भी अब उसकी कैंसिल हो रही है। तो बिल पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये भी अपने बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कैश इज गोइंग आउट, तो ये अपनी बुक्स में करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर? मींस अगर ये एंट्री यहाँ रिवर्स हो रही है, डेबिट बीआर डेबिट से क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी बी की बुक्स में अगर बिल्स पेबल क्रेडिट हो रहा है तो वो पेमेंट के टाइम पे रिवर्स हो जाएगी एंड इट विल बी डेबिटेड। इज इट क्लियर? तो ये पहली कंडीशन थी जो हमने डिस्कस करी कि अगर मेच्योरिटी डेट पे बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉयर, बी देखेगा कि ए के पास ही बिल है, तो अकॉर्डिंगली हमें जर्नल एंट्रीज ये वाली पास करनी पड़ेंगी। Clear? Okay, let's move on to the next one. The next one says, if bill is discounted with the bank, अब बिल क्या हो गया?
हमने डिस्काउंट कर दिया। अब ये प्रोसेस क्या होता है, नाउ सपोज ए ने बिल को ड्रॉ करा, ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड है पेमेंट का दैट इज 2 मंथ्स। बी ने कहा 2 महीने बाद मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, लेकिन इन 2 महीने के पहले ही ए को कोई इमरजेंसी आ गई एंड ही नीड्स द कैश वेरी अर्जेंटली। अब उसे कैश की बहुत जरूरत हो गई, क्लियर। तो उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि बी के पास तो वो जा नहीं सकता, वाई, बिकॉज अब हमने ये बिल साइन किया है और वो 2 महीने बाद ही मुझे पेमेंट करेगा। सो नाउ व्हाट इज द लास्ट ऑप्शन, ही विल गो टू दी बैंक, और वो बैंक को ये बिल दिखाएगा, और इन एक्सचेंज ऑफ दिस बिल वो ये बिल बैंक को देगा, और उसके बदले बैंक उसे उस बिल का जो भी अमाउंट होगा वो उसे दे देगा। सपोज 10,000 का बिल था तो 10,000 बैंक उसे तुरंत दे देगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए बैंक उसे मना नहीं कर सकता, क्लियर। तो क्या करेगा, जो ड्रॉयर होगा वो बैंक के पास जाएगा और बैंक को वो बिल दे देगा, उसके बदले में जो भी अमाउंट होगा वो ड्रॉयर को तुरंत मिल जाएगा, क्लियर। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। तो डिस्काउंटिंग का लिटरल मीनिंग होता है, मींस एनकैशिंग द बिल विद द बैंक बिफोर द डेट ऑफ मेच्योरिटी। डेट ऑफ मेच्योरिटी के पहले ही ड्रॉयर बैंक के पास गया और उस बिल को इनकैश करा लिया। वाई, क्योंकि उसको अर्जेंसी थी, उसे पैसा चाहिए था, क्लियर। अब बैंक अगर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड करेगा नहीं, वो कुछ अपने चार्जेस भी लेगा इस सर्विसेज के लिए, क्लियर। तो जो चार्जेस वो चार्ज करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। मींस अगर बिल 10,000 का था तो सपोज 500 उसने अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस उससे डिडक्ट कर लिए इन दी फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। आप इसे अज्यूम कर लो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में उसने 500 रुपीज डिडक्ट कर लिए, क्लियर। तो ये 500 जो रुपीज होंगे वो डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे। तो अब इस केस में अगर क्वेश्चन में ये केस आ जाता है कि बिल हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो आप दोनों की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, क्लियर। ये देख लेते हैं हम। पहला ट्रांजैक्शन तो एज इट इज ही होगा कि भाई ए ने कुछ गुड्स सेल करे बी को और बी ने परचेज कर लिए, तो यहाँ होगी सेल्स की एंट्री, यहाँ होगी परचेज की एंट्री, एज इट इज होगी, क्लियर। अब ए ने बिल ड्रॉ करा बी पे, तो भी एंट्री ये होगी, भाई बिल्स रिसीवेबल का क्रिएशन हो गया तो बी आर अकाउंट डेबिटेड टू बी, और इसका होगा ए अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, क्लियर। अब दिया है कि मेच्योरिटी डेट से पहले बिल हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, तो अब क्या होगा, सपोज मेच्योरिटी डेट से पहले, सपोज 2 महीने की मेच्योरिटी डेट थी, क्लियर। हमने बिल ड्रॉ करा, मतलब बिल ड्रॉ करके जो एक्सेप्ट हो गया वो था 1 Jan को। ये थोड़ा सा डेट्स अब समझना, बिकॉज यहाँ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। 1 Jan को बिल ड्रॉ करा और एक्सेप्ट करके बी ने वापस ए को रिटर्न कर दिया, यहाँ पे भी 1 Jan की एंट्री बन गई, ठीक है। अब हमारा जो पेमेंट पीरियड था वो 2 मंथ्स था, दैट मीन्स 1 Jan से 1 Feb, 1 Feb से 1 March, और 3 days ग्रेस पीरियड के, यानी कि 4 March। तो 4 March को ए को पैसा मिलना है उस बिल पे, लेकिन उससे पहले ही उसने बिल डिस्काउंट कर दिया बैंक, मतलब बैंक के साथ उसने बिल डिस्काउंट कर दिया, क्लियर। अब उसने किया 1 Feb को, तो हम जब भी बिल बैंक से डिस्काउंट होगा जिस भी तारीख से, वो तारीख हम यहाँ डालेंगे 1 Feb। तो 1 Feb को अब डिस्काउंटेड बिल या बिल विच हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक, उसकी एंट्री क्या होगी। तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, भाई इसको पैसा मिलना था 4 March को लेकिन मिल गया 1 Feb को ही, तो ऑब्वियसली ये सिंपल एंट्री होगी इसकी, क्योंकि इसने बैंक से तो पैसा ले लिया। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्लियर, ये क्लियर हो गई सॉरी। एंड अब उसने बिल डिस्काउंट किया 1 Feb को, तो उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस भी कुछ पे करने हैं। 10,000 का बिल था, सपोज 500 इंटरेस्ट चार्जेस ले लिए, तो उसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। अब क्योंकि ए के लिए, ए को पूरा पूरा 10,000 अमाउंट नहीं मिला, ए के लिए ये डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके एक्सपेंस हो गया या उसका लॉस हो गया उस बिल पे। तो हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे
विथ 500. ओके, टू बिल्स रिसीवेबल बाई बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 10,000 का था, और ये हो गया 500 10,000 से डिडक्ट हो गया, तो ये हो गया 9,500. तो फाइनली अब जो अमाउंट ए को मिला बिल डिस्काउंट करने के बाद बैंक से वो है 9,500, ना कि 10,000, क्योंकि बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट कर लिए 500 के उस बिल पे. वाई इज बिकॉज द बैंक इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, तो वो उसने कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया जिसे हम बी आर के टर्म्स में डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं. ठीक है ना. इस तारीख में तो ए ने बैंक के पास गया और पैसा ले लिया, लेकिन बी को तो कोई मतलब है नहीं इस तारीख से. वो तो अपना ये देखेगा कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पे मुझे, मतलब डेट ऑफ मैच्योरिटी जब आएगी, ड्यू डेट जब मेरी होगी पूरी, तब मुझे पेमेंट करना है. तो फिलहाल 1 फेब से ही इज नॉट बॉदर्ड एट ऑल. इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं कि 1 फेब को जो भी करे कुछ भी करे कहीं से भी पैसे ले. तो 1 फेब को अगर हमने बुक्स ए की बुक्स में एंट्री करी, तो 1 फेब को हम बी की बुक्स में करेंगे नो एंट्री. Means books of B on 1 Feb will not be affected by if the drawer is discounting the bill with the bank. जब ये बिल डिस्काउंट करता है तो ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, बट उसी तारीख में बी अपनी बुक में कोई एंट्री नहीं करेगा. बी तभी करेगा जब ड्यू डेट पे उसे अपना पेमेंट ए को करना है. क्लियर, इज इट क्लियर. अच्छा, अब देखो, अब सपोज आ गई 4 मार्च जिसकी हम बात कर रहे थे, मीन्स ड्यू डेट आ गई. अब ड्यू डेट पे हमने डिस्कस किया कि जब बिल बैंक के पास आ गया, भाई इसको तो पेमेंट मिल गई ए को, ठीक है. अब मेच्योरिटी डेट पे बिल ये देखे, बी ये देखेगा कि बिल किसके पास है. नो, बिल इज विद द बैंक. क्लियर. अब बैंक के पास है तो बैंक को ही पेमेंट होगी, ए से हमें कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है. सो बी विल पे द अमाउंट टू द बैंक. क्लियर. तो अगर बैंक को वो पेमेंट कर रहा है, दैट मीन्स ए अपनी बुक्स में ड्यू डेट पे या डेट ऑफ मेच्योरिटी पे कोई एंट्री नहीं करेगा. क्लियर. ये क्लियर हो गया. बैंक अपनी बुक्स में एंट्री करेगा और बी अपनी बुक में करेगा. ए से कुछ लेना देना नहीं है. क्यों? क्योंकि ए ने अपनी डिस्काउंटिंग की एंट्री कर ली, बैंक की एंट्री कर ली, बी आर की भी हो गई. अब ड्यू डेट पे सिर्फ बी और बैंक करेगा, ए से कुछ लेना देना हमें नहीं है. क्लियर. तो अब 4 मार्च को ड्यू डेट पे अब बी अपनी बुक्स पे वैसे ही एंट्री करेगा जैसे पेमेंट की एंट्री कर रहा है. भाई बैंक के थ्रू एंट्री हो रही है, अब चाहे वो बैंक को करे चाहे वो ए को करे. तो ए के केस में भी हमने जो यहाँ एंट्री डिस्कस की थी, इट विल बी द सेम एंट्री. बिल्स ऑफ पेबल का क्रिएशन अगर यहाँ बी की बुक्स में हुआ है, तो फाइनली जब वो बैंक को पे करेगा तो बिल्स पेबल जो उसकी लाइबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी. तो द एंट्री विल बी सेम, दैट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट. कितना? 10,000. अब बी तो पूरा पूरा जो बिल का अमाउंट है वही पे करेगा. इसको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ ए को कितना मिला था. ये तो फिर बैंक के उसमें चला गया, अकाउंट में चला गया कि बैंक ने 500 रुपीज उस पर कलेक्ट किए. क्लियर. बट बी को जितना बिल का पेमेंट था उतना ही विल पे टू दी बैंक. सो द एंट्री विल बी सेम इन बोथ द केसेस. देखो, पहले केस में भी जो पेमेंट वाली एंट्री थी वो थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. इस केस में भी बी यही एंट्री करेगा. इज इट क्लियर. आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि जब हम बिल डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हो रही है. सो फाइनली जब बिल डिस्काउंट होता है तो बी उस दिन अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन ए की ये एंट्री होगी. पेमेंट के टाइम बी देखेगा कि अब बिल बैंक के पास है, तो ए अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा, लेकिन बी एज यूजुअल पेमेंट वाली एंट्री जो फर्स्ट कंडीशन में है वही करेगा. क्लियर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Now this says, ये है if bill is endorsed to a third party. अब endorsement means मैंने आपको बताया था negotiation, and negotiation means simple transfer. जब suppose A ने बिल ड्रॉ करा, ठीक है, और C को पेमेंट करना था, तो ये ड्रॉयर हो गया, ये ड्रॉई हो गया. क्लियर. अब इसने कहा मैं तुम्हें 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा.
इसके बीच ए ने बिल ट्रांसफर कर दिया बी को, क्लियर, मीन्स एंडोर्स कर दिया। इन बीआर टर्म्स हम इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल, मीन्स ट्रांसफर ऑफ बिल फ्रॉम वन पार्टी टू द नेक्स्ट पार्टी। तो ए ने बिल को बी ट्रांसफर कर दिया, तो इस केस में ए ड्रॉयर भी हो गया और एंडोर्सर भी हो गया, ये ध्यान रखना है, और बी हो गया एंडोर्सी, मीन्स बिल अब फाइनली डेट ऑफ मेच्योरिटी पे सी के पास है। क्लियर हो गया। तो इस केस में अब क्या होगा, अब सॉरी बी के पास है, तो अब सी क्या करेगा, जब डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी तो ही विल सी कि बिल किसके पास है। बिल ए के पास नहीं है, लेकिन अब बिल बी के पास है, तो पेमेंट अब फाइनली वो बी को करेगा। सो इन दिस केस अगर बी के पास है तो बी पे भी हो जाएगा, because on date of maturity he will be the one who will be actually receiving the amount on the bill of exchange। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब क्या होता है, एंडोर्समेंट जितनी बार भी चाहे उतनी बार ट्रांसफर हो सकता है, या बिल एंडोर्स जितनी बार भी चाहे आप उतनी बार एंडोर्स हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब ये बी क्या करेगा, सपोज ए ड्रॉयर है, इसने ये एंडोर्सर हो गया, अब इसने बी को एंडोर्स करा, आगे बी ने जी को एंडोर्स कर दिया, जी ने एच को एंडोर्स कर दिया, क्लियर। तो यहाँ पे एच हो गया एंडोर्सी। अब फाइनली बिल ऑफ एक्सचेंज या बिल्स रिसीवेबल एच के पास है, और डेट ऑफ मेच्योरिटी पे सी अब एच को पेमेंट करेगा, ना कि बी को, जी को, सिर्फ एच को। तो डेट ऑफ मेच्योरिटी पे ड्रॉई देखेगा कि बिल किस पार्टी के पास है, ठीक है, एंड ही विल बी द एक्चुअल पर्सन हु विल बी लायबल टू रिसीव द मनी ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी। तो अगर बिल इसके पास है तो इसे मिलेगा, बिल इसके पास है तो इसे मिलेगा, बिल इसके पास है तो इसे पेमेंट मिल जाएगा। तो जितनी बार भी चाहे उतनी बार बिल एंडोर्स हो सकता है। और कैसे एंडोर्स होगा, भाई मेन बिल पे तो एक ड्रॉयर के साइन होते हैं, तो ए के साइन होगा, एक जगह बी का साइन होगा। अब ए ने बी को एंडोर्स किया बिल, तो एट दी बैक ऑफ द बिल क्या करेगा, ए अपने सिग्नेचर कर देगा और ट्रांसफर लिख देगा। मीन सिग्नेचर करके इट मीन्स कि इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज नेगोशिएबल, क्लियर। बी को फर्दर जी को करना है, तो बी अपना बिल अपना साइन बिल के पीछे करके जी को ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि इस प्रोसेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंडोर्सर और एंडोर्सी करके दो पार्टीज क्रिएट हो जाएंगी, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक द पेमेंट एंड ट्रांजैक्शंस, ओके। तो इस केस में अब क्या होता है, अब क्योंकि एंडोर्समेंट की बात आ रही है, तो देखो यहाँ पे तो दो पार्टीज ही पिक्चर में थी, एंडोर्समेंट की बात आ गई तो ऑटोमेटिकली थ्री पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, एक जिसने बिल ड्रॉ किया, एक जिसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ, और तीसरी जिसको बिल एंडोर्स हुआ, क्लियर। तो क्वेश्चन में आपके तीनों चीजें पूछ सकते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन दे दी और बोल रहे हैं कि तीनों की बुक्स में एंट्री करो, ठीक। तो यहाँ ए तो है ही, यहाँ बी भी हो गया, और सपोज सी एंडोर्सी हो गया, जिसके पास बिल फाइनल मेच्योरिटी डेट पे है, ठीक है। तो पहले प्रोसीजर में तो यही एंट्रीज आएंगी कि ए ने गुड सेल करे बी को, तो सेल्स की परचेज की एंट्री आ गई। फिर क्रिएशन हुआ बिल्स रिसीवेबल का ए और बी के बीच में, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की एंट्री यहाँ आ गई, क्लियर। डेट ऑफ मेच्योरिटी के पहले ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी को, तो ये एंडोर्सर हो गया, ये एंडोर्सी हो गया, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, फाइनली जब ए ने बिल सी को एंडोर्स किया, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, नाउ सी अगेन इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट द रिसीवर, यहाँ सी रिसीव कर रहा है तो सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सी अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स ऑफ रिसीवेबल इज गोइंग आउट नाउ, अब बिल्स ऑफ रिसीवेबल बाहर जा रहा है, क्लियर, ट्रांसफर हो रहा है। सो सी अकाउंट डेबिटेड टू बी आर ऑन द सेम, सपोज ये 1 मार्च को हमने ट्रांसफर कर दिया, क्लियर। तो आप 1 मार्च को यहाँ पे
बी अपनी बुक्स में बनाएगा नो एंट्री, क्योंकि बी को मतलब नहीं है कि तुम मैच्योरिटी से पहले कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट करूंगा, मैं देखूंगा बिल फाइनली किसके पास है और फाइनली अपनी बुक्स में पेमेंट की एंट्री करूंगा। उस बीच तुम कुछ भी करते रहो, आई डोंट केयर। सो बी इज वेरी मच, इसका काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है ट्रॉई का। ठीक है, तो उस बीच ए ने बिल एंडोर्स कर दिया सी को, तो उसी तारीख में 1 मार्च पे ए ने अपनी एंट्री करी, सी अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, और 1 मार्च को सी क्या करेगा, सॉरी दिस इज 1 मार्च, एंड सी जो एंडोर्सी है वो अपनी बुक्स पे क्या करेगा, अब बिल ही इज रिसीविंग द बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल इसका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ए वही था जिसने बिल दिया था, तो बी आर अकाउंट डेबिटेड टू ए अकाउंट। क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया कि मैच्योरिटी डेट के पहले अगर एंडोर्समेंट हो रहा है बिल का तो तीनों पार्टीज के बुक्स में ये एंट्रीज होंगी, बी के दो में कोई नहीं होगी। नाउ ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है तो अब बी देखेगा कि मैंने किसको फाइनली पे करना है, मतलब फाइनली बिल किसके पास है। ही विल सी, ही विल नोटिस कि सी के पास एक्चुअल बिल है, अब ए से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब जब फाइनली पेमेंट की बात आ रही है तो अब ये दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो सपोज 1 जुलाई को हम मान लो, सपोज जुलाई में हमारी मैच्योरिटी पीरियड थी, मेजोरिटी डेट थी, तो अब ए को तो पैसा मिलना नहीं, अब इस बिल पे पैसा मिलना है फाइनली सी को, तो ए अब बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा इसकी। ठीक है, नाउ अब बी को पेमेंट करनी है, तो हमने देखा कि बी पेमेंट कर रहा है तो केस चाहे कोई भी हो एंट्री उसकी सेम होगी, तो 1 जुलाई को क्या हो जाएगा इसका, सॉरी, नाउ बिल्स पेएबल, इसकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। क्लियर, इस केस में भी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक था, पहले भी इस केस में भी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट हो गया। क्लियर, और यहाँ पे 1 जुलाई को अब सी को पेमेंट मिल रही है तो बैंक के थ्रू ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, अब इसका जो बिल रिसीवेबल था उसके अगेंस्ट इसे पेमेंट मिल गई तो एसेट इसकी डिक्रीज हो गई या कैंसिल ऑफ हो गया बिल। क्लियर, तो ये वाली लास्ट की जो दो एंट्रीज है मोर और लेस हर कंडीशन में सेम होगी, ड्रॉई के केस में तो सेम ही होगी। अभी तक हमने 3 कंडीशंस देखी, तीनों कंडीशंस में डेट ऑफ मैच्योरिटी पे पेमेंट पे जो जर्नल एंट्री बी की बुक्स में होगी या ड्रॉई की बुक्स में होगी वो सेम है। क्लियर, तो आपको समझ में आया किस तरीके से हमें करना है कि जब बिल एंडोर्स हो रहा है थर्ड पार्टी में तो उसकी भी बुक्स का क्रिएशन हम करेंगे, जर्नल एंट्री शो करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वो बोले कि आप सिर्फ ए और बी की बुक्स में दिखाओ तो ए और बी की बुक्स दिखा देना, सी से कोई मतलब देन हमें है नहीं। क्लियर, लेकिन एंट्री ऐसी होती है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल दिस थिंग। लास्ट केस हमारा है इफ बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब क्या होता है इस केस में, आखिरी के केस में कभी कभी जो ड्रॉयर होता है वो बिल बैंक के पास, बैंक को दे देता है इस इंस्ट्रक्शन के साथ, इस ऑर्डर के साथ कि आप मेच्योरिटी डेट तक इस बिल को रखो, जैसे ही आपको इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट हो जाए तो यू कैन क्रेडिट द अमाउंट इन माय अकाउंट। क्लियर, अब यहाँ पे तो इसने पैसे ले लिए थे बिल के अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपली वो बैंक के पास उसे जमा कर रहा है और बोल रहा है मेच्योरिटी डेट पे ऑन माय बिहाफ यू मे कलेक्ट द अमाउंट द पेमेंट एंड देन यू कैन क्रेडिट द पेमेंट इन माय अकाउंट। तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट खुलता है जिसको हम बोलते हैं बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। सो बिल सेंट फॉर कलेक्शन एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्लियर, तो जब भी ड्रॉयर बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट का क्रिएशन करता है या बैंक के पास
बिल्स को भेजता है कलेक्ट होने के लिए, तो उस केस में जब वो बैंक के पास बिल को भेजता है तो उस तारीख में वो अपनी बुक्स में एंट्री कर, वो डेबिट हो जाता है, मींस बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट हो जाता है। क्लियर? तो सपोज 1 अप्रैल को इसने बैंक के पास बिल्स भेज दिए कलेक्ट होने के लिए, तो इसने सेपरेट अकाउंट बनाया बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। तो अब क्या होगा, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर? इसके अगेंस्ट ही उसने ये अकाउंट खोला है। क्लियर? तो ये बैंक के पास जब वो बिल भेजेगा कलेक्शन के लिए तो वो उस चीज को डेबिट कर देगा, और फाइनली जब उसे पेमेंट मिलेगी, सपोज 1 जुलाई को मिल रही है, तो जैसे ही बिल्स कलेक्शन पे या कलेक्शन ऑफ बिल पे पेमेंट मिलती है तो ये अकाउंट क्रेडिट हो जाता है उस टाइम। ओके, तो हमें अमाउंट मिल रहा है, बैंक कलेक्ट करेगा और हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, तो कैश इज कमिंग इन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। क्लियर? तो अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग बिल्स रिसीवेबल, हम यहाँ पे बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं किसकी बुक्स में, ए की बुक्स में। ए इज द ड्रॉयर। ठीक है, तो अब मैच्योरिटी डेट पे बी देखेगा कि इसने बैंक के पास बिल्स को भेज दिया। ओके, तो अब जो पेमेंट की एंट्रीज आएंगी या अमाउंट रिसीवेबल की एंट्रीज आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। तो सेपरेट अकाउंट इज ओपन बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और जब ये बिल्स बैंक के पास कलेक्ट करने के लिए भेजता है तो उस टाइम वो डेबिट होता है, और इसके अगेंस्ट जब उसे पेमेंट मिल जाती है ड्रॉयर को तो उस केस में ये अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। सो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको ये चारों कंडीशंस अच्छे से पता हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी, बट स्टिल इफ देर इज एनी डाउट यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड मैं कोशिश करूंगी कि इसको फिर से मैं आपको अच्छे से एक बार और क्लियर, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं, एंड होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन हम कुछ और आगे एक दो कंडीशंस को और देखेंगे कि रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या होता है, रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट क्या है, डिसऑनर ऑफ द बिल। डिसऑनर ऑफ द बिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, और अक्सर अगर बीआर का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है तो उसमें डिसऑनर जरूर देंगे। क्लियर? रिन्यूअल ऑफ द बिल क्या होता है, और एक दो कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाएंगे। सो मोस्ट प्रॉब्ली इन दी अपकमिंग लेक्चर हम वो 2-3 कंडीशंस को डिस्कस करके वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल सेक्शन। सो आई होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, और इसको आप रिवाइज करते रहिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।